दुनिया के आर्थिक विशेषज्ञ आज भारत पर अपनी नजरें गझाए हुए हैं। एक प्रमुख पूर्वी एशियाई आर्थिक शक्ति, जिसे हम ड्रैगन कहेंगे, द्वारा भारत पर अपनी निर्भरता कम करने की घोषणा के बाद ऐसे अप्रत्याशित परिणाम सामने आए जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। ड्रैगन के विनिर्माण उद्योग में खराबी की दर 50% से अधिक हो गई और विदेशी ग्राहकों से अनुबंध रद्द होने का सिलसिला शुरू हो गया। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के विश्लेषक कहते हैं, भारतीय पुर्जों के बिना गुणवत्ता मानकों को पूरा करना असंभव है। लेकिन इस स्थिति की शुरुआत और भी आश्चर्यजनक थी। यह सब दिल्ली के खान मार्केट में स्थित एक शानदार कैफे में हुए एक हंगामे से शुरू हुआ था। ड्रैगन देश के पर्यटकों का एक वीडियो, जिसमें वे कैफे के अंदर शराब पीते हुए जोर जोर से चिल्ला रहे थे, देखते ही देखते पूरी दुनिया में वायरल हो गया। उस वीडियो को देखकर कई लोगों ने सोचा, आखिरकार भारत भी एशिया के अन्य देशों जैसा ही होगा। व्यवस्था और शिष्टाचार शायद वहां ऐसे ही होते होंगे। लेकिन यह सोच पूरी तरह से गलत थी और इस गलतफहमी की कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी, इसकी पूरी कहानी मैं अब आपको बताने जा रही हूं। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय हिंद लिखें। मेरा नाम सोफिया विलियम्स है। मैं 37 साल की हूं। लंदन, इंग्लैंड में पैदा हुई और पिछले 15 सालों से एक वैश्विक रणनीति विश्लेषक के रूप में काम कर रही हूं। इसमें से 10 साल मैंने ड्रैगन देश के महानगर नियो शंघाई में बिताए। ड्रैगन ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। यह एक ऐसी जगह थी जो तेज गति, विशाल पैमाने और कभी न खत्म होने वाली ऊर्जा से भरी थी। लेकिन साथ ही मैंने वहां अव्यवस्था भी सीखी। सार्वजनिक स्थान हमेशा शोरगुल से भरे रहते थे और कतार में खड़े होने की संस्कृति लगभग न के बराबर थी। धक्का मुक्की रोजमर्रा की बात थी। मेट्रो में एक दूसरे को धकेलना आम था और रेस्तरां में जोर जोर से बात करना सामान्य शिष्टाचार माना जाता था। सेवा की गुणवत्ता जगह जगह पर जमीन आसमान का अंतर रखती थी। कुछ जगहें शानदार थीं तो कुछ बेहद खराब। स्वच्छता और सुरक्षा के नियम भी इसी तरह असंगत थे। यह वो ड्रैगन देश था जिसका मैंने 10 साल तक अनुभव किया। मैं यह नहीं कह रही कि यह बुरा था, बस ऐसा ही था। मैं मानती थी कि यही एशिया की विशेषता है। मैंने मान लिया था कि तेजी से विकास के लिए व्यवस्था का त्याग किया जाता है और पैमाने के लिए सटीकता को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिर एक दिन मेरे एक सहकर्मी ने मुझे एक लिंक भेजा। यह दिल्ली के खान मार्केट के उस कैफे में हुए हंगामे का वीडियो था। ड्रैगन देश के कुछ पर्यटक दुकान के अंदर शराब पी रहे थे और मेज पर व्हिस्की की बोतलें रखी थीं। वे जोर जोर से चिल्ला रहे थे और यह साफ दिख रहा था कि आसपास के ग्राहक परेशान हो रहे हैं। स्टाफ ने विनम्रता से उन्हें शांत करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ और अंत में पुलिस को बुलाना पड़ा। यह वीडियो ड्रैगन देश के सोशल मीडिया पर जंगल की आग की तरह फैल गया। भारत के ऑनलाइन समुदायों में भी इस पर खूब बहस हो रही थी। मैंने वीडियो देखते हुए सिर हिलाया। हाँ, मुझे पता था भारत भी वैसा ही होगा। जो ड्रैगन देश में होता है वही भारत में भी होता है। पूर्वी एशिया हर जगह एक जैसा है। मैंने यही सोचा। नियो शंघाई में अपने ऑफिस के सहकर्मियों के साथ दोपहर का भोजन करते हुए मैंने इस विषय पर बात की। जब मैंने पूछा कि क्या उन्होंने दिल्ली के कैफे का वीडियो देखा है, तो सभी ने हाँ में जवाब दिया। बिल्कुल ड्रैगन देश जैसा है, एक ने कहा। एशिया हर जगह एक जैसा है। हमारा निष्कर्ष यह था कि ये देश तेजी से विकसित हो रहे हैं, लेकिन सार्वजनिक व्यवस्था अभी भी बहुत पीछे है। उस समय मैं भारत के बारे में बहुत कम जानती थी कि बॉलीवुड लोकप्रिय है, कि उनकी आईटी कंपनियां मजबूत हैं और वे सॉफ्टवेयर और फार्मास्यूटिकल्स बनाने में अच्छे हैं। बस इतना ही। मेरे लिए भारत सिर्फ एक विशाल, भीड़ भाड़ वाला और थोड़ा अव्यवस्थित देश था। एक ऐसी भूमि जिसमें क्षमता तो थी, लेकिन सटीकता और व्यवस्था की कमी थी। लेकिन एक हफ्ते बाद मुझे अपने मुख्यालय से अचानक एक फोन आया। भारत के लिए एक व्यापार यात्रा का आदेश। बेंगलुरु में हमारी एक भागीदार कंपनी के साथ एक बैठक निर्धारित की गई थी। सच कहूं तो मैं जाना नहीं चाहती थी। नियो शंघाई में मेरे पास बहुत काम था और अब यह भारत कैफे की घटना के कारण भारत के प्रति मेरी धारणा अच्छी नहीं थी। यह भी ड्रैगन देश की तरह शोरगुल और असुविधाजनक होगा। व्यवस्था तो अस्त व्यस्त ही होगी। ऐसी पूर्व धारणाओं ने मेरे दिमाग को भर दिया था। लेकिन यात्रा टाली नहीं जा सकती थी। मैंने अनिच्छा से अपना सामान पैक किया
और नियो शंघाई हवाई अड्डे से बेंगलुरु के लिए उड़ान भरी। उड़ान लगभग 5 घंटे की थी, लेकिन मुझे क्या पता था कि यह छोटी सी यात्रा मेरे जीवन के दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल देगी। विमान दोपहर 2 बजे कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे बेंगलुरु पर उतरा। मैंने अपना सामान लिया, गेट की ओर बढ़ी और जैसे ही मैंने हवाई अड्डे में कदम रखा, मुझे पहला झटका लगा। खामोशी थी। यह नियो शंघाई के हवाई अड्डे से बिल्कुल अलग था। वहां का हवाई अड्डा हमेशा शोर से भरा रहता था। लोग जोर जोर से फोन पर बात करते, बच्चे चिल्लाते हुए इधर उधर भागते और घोषणाएं भी कान फाड़ू होती थीं। लेकिन बेंगलुरु हवाई अड्डा शांत था। लोग व्यवस्थित रूप से चल रहे थे। आव्रजन के लिए एक लंबी कतार थी, लेकिन हर कोई चुपचाप इंतजार कर रहा था। कोई धक्का मुक्की नहीं कर रहा था, कोई लाइन नहीं तोड़ रहा था। वे बस शांति से अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। मैं इस दृश्य से चकित थी। क्या यह सच में एक भारतीय हवाई अड्डा है? आव्रजन पूरा करने के बाद सामान प्राप्त करने वाले कन्वेयर बेल्ट पर भी व्यवस्था थी। लोग एक कदम पीछे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे और जब उनका सामान आता तो वे चुपचाप उसे उठा लेते। कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई चिल्लाहट नहीं। हवाई अड्डे के कर्मचारी ने विनम्र मुस्कान के साथ मुझे रास्ता बताया और उसकी अंग्रेजी धारा प्रवाह थी। मैंने एक टैक्सी ली और बेंगलुरु के एक बिजनेस होटल की ओर चल पड़ी। टैक्सी में भी एक आश्चर्यजनक बात हुई। ड्राइवर चुप था। ड्रैगन देश में टैक्सी ड्राइवर अक्सर या तो आपसे बात करते थे या फोन पर लगे रहते थे, लेकिन यह ड्राइवर अलग था। उसने केवल आवश्यक बातें विनम्रता से कहीं और मुझसे पूछे बिना रेडियो भी नहीं चलाया। वह बस चुपचाप सुरक्षित रूप से गाड़ी चला रहा था। खिड़की से बेंगलुरु का दृश्य भी प्रभावशाली था। सड़कें साफ थीं, लेन स्पष्ट रूप से चिह्नित थीं और यातायात नियमों का पालन करना एक आदर्श लग रहा था। ड्रैगन देश में कई कारें सिग्नल बदलने से पहले ही दौड़ पड़ती थीं, लेकिन यहां हर कोई सिग्नल का सटीक रूप से पालन कर रहा था। पैदल चलने वाले भी केवल जेब्रा क्रॉसिंग पर सड़क पार कर रहे थे। मैं लगभग 3:30 बजे होटल पहुंची। चेक इन के दौरान स्टाफ ने उत्तम अंग्रेजी में मेरी सहायता की। उनके चेहरे पर मुस्कान थी, स्पष्टीकरण स्पष्ट थे और प्रक्रिया तेज और सटीक थी। ड्रैगन देश के होटलों में चेक इनमें कभी कभी 30 मिनट लग जाते थे, लेकिन यहां 5 मिनट से भी कम समय लगा। अपने कमरे में प्रवेश करने और अपना सामान खोलते हुए मैंने सोचा, कुछ तो गड़बड़ है। यह मेरी अपेक्षाओं से बिल्कुल अलग था। कैफे वाले वीडियो को देखकर मैंने सोचा था कि भारत भी ड्रैगन देश की तरह अव्यवस्थित होगा, लेकिन अब तक मैंने जो कुछ भी देखा था वह ठीक इसके विपरीत था। शांति, सटीकता, व्यवस्था। यह वह भारत था जिसका मैंने केवल 3 घंटों में अनुभव किया था। मैंने स्नान किया और कपड़े बदले। शाम 7 बजे भागीदार कंपनी के प्रतिनिधि के साथ रात के खाने की व्यवस्था थी। होटल के पास एक पारंपरिक भारतीय रेस्तरां में मिलना तय हुआ था। मैं शाम 6 बजे के आसपास होटल से निकली। शहर की सड़कों पर चलते हुए मैंने और भी बहुत कुछ देखा। सड़कें आश्चर्यजनक रूप से साफ थीं, कचरा लगभग कहीं नहीं था और सिगरेट के टुकड़े भी नहीं थे, जबकि ड्रैगन देश के बड़े शहरों में फुटपाथों पर कचरा बिखरा होना आम बात थी। लोगों के कपड़े करीने से पहने हुए थे। वे तेज चल रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि वे जल्दबाजी में हैं। ऐसा लगा कि वे कुशलता से अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं। जब मैं एक मेट्रो स्टेशन के प्रवेश द्वार से गुजरी तो सीढ़ियों से ऊपर आते लोगों को देखकर मैं फिर से हैरान रह गई। ड्रैगन देश की मेट्रो हमेशा भीड़-भाड़ और शोरगुल वाली होती थी। लोग एक दूसरे को धकेलते, चिल्लाते और हड़बड़ी में चलते थे, लेकिन यहां अलग था। लोग चुपचाप सीढ़ियों पर चढ़ रहे थे और बाईं ओर चलने वाले और दाईं ओर खड़े होने वाले लोग स्वाभाविक रूप से विभाजित थे। जब मैं रेस्तरां पहुंची तो भागीदार कंपनी के प्रतिनिधि श्री विक्रम सिंह पहले से ही वहां थे। वह लगभग 40-45 वर्ष के एक व्यक्ति थे, जिन्होंने एक सुंदर सूट पहना हुआ था और उनका व्यवहार बेहद विनम्र था। हाथ मिलाने और बैठने के बाद उनके पहले शब्द प्रभावशाली थे। इतनी दूर से आने के लिए आपका धन्यवाद। यात्रा आरामदायक रही होगी। यह एक साधारण अभिवादन था, लेकिन मुझे लगा कि यह दिल से कहा गया है। ड्रैगन देश की व्यावसायिक बैठकों में हम लगभग तुरंत मुद्दे पर आ जाते थे, लेकिन यहां अलग था। इसकी शुरुआत दूसरे व्यक्ति के आराम के बारे में पूछने से हुई। रात का खाना खाते हुए हमने हल्की फुल्की बातें की। श्री सिंह बेंगलुरु में ही पले बढ़े थे।
विश्वविद्यालय में प्रबंधन की पढ़ाई की थी और पिछले 15 सालों से इसी कंपनी में काम कर रहे थे। उनका बात करने का तरीका शांत था, उनके स्पष्टीकरण स्पष्ट थे और उनके सवालों के जवाब सटीक थे। भोजन समाप्त होने के बाद गंभीर बातचीत शुरू हुई। मैंने ड्रैगन देश के बाजार के रुझानों के बारे में बताया और उन्होंने भारतीय कॉरपोरेट रणनीति के बारे में बात की। लेकिन जैसे जैसे हमारी बातचीत आगे बढ़ी, मैंने एक और आश्चर्यजनक बात देखी। उनका विश्लेषण अविश्वसनीय रूप से सटीक था। ड्रैगन देश की कंपनियां ज्यादातर बड़ी तस्वीर बनाने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, पैमाना, गति, विस्तार। उनका मानना था कि छोटी छोटी बातों को बाद में सुलझाया जा सकता है। लेकिन श्री सिंह अलग थे। वह विवरण से शुरू करते थे और फिर बड़ी तस्वीर की ओर बढ़ते थे। हर आंकड़ा सटीक था, हर योजना का एक आधार था और हर जोखिम के लिए एक जवाबी उपाय तैयार था। मैंने एक सवाल पूछा, यदि ड्रैगन देश के बाजार में कोई अप्रत्याशित उतार चढ़ाव होता है तो आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? उन्होंने तुरंत जवाब दिया, हमने पहले से ही 3 परिदृश्य तैयार किए हैं और प्रत्येक परिदृश्य के लिए संबंधित प्रतिक्रिया योजनाएं भी मौजूद हैं। और उन्होंने तुरंत अपना टैबलेट निकाला और मुझे दिखाया। आपातकालीन प्रतिक्रिया मैनुअल पूरी तरह से व्यवस्थित था। उस पल मुझे एहसास हुआ, यह भारतीय कंपनियों का तरीका है। गति से अधिक सटीकता, पैमाने से अधिक परिशुद्धता, विस्तार से अधिक स्थिरता को प्राथमिकता देना। और मुझे यह भी समझ में आया कि यह गलत तरीका नहीं था। वास्तव में मैंने सोचा कि यह लंबी अवधि में अधिक कुशल हो सकता है। बैठक समाप्त होने के बाद मैं होटल लौट रही थी। रात के 10 बज चुके थे, लेकिन शहर सुरक्षित लग रहा था। महिलाएं अकेले घूम रही थीं। सुविधा स्टोर उज्जवल रूप से जले हुए थे और कभी कभी पुलिस की गाड़ियां गश्त करती थीं। ड्रैगन देश में रात में अकेले घूमना थोड़ा असुरक्षित लगता था, लेकिन यहां ऐसा बिल्कुल नहीं था। मैं अपने होटल के कमरे में लौटी और बिस्तर पर लेट गई। मैंने दिन भर के बारे में सोचा। मुझे एहसास हुआ कि भारत के बारे में मेरी पूर्व धारणाएं पूरी तरह से गलत थीं। मुझे उस एक कैफे के वीडियो के आधार पर पूरे भारत का न्याय करने के लिए खुद पर शर्म आई। भारत ड्रैगन देश से अलग था। यह शांत, व्यवस्थित और सटीक था। यह तेज था लेकिन सुरक्षित, कुशल लेकिन विनम्र, विकसित लेकिन स्थिर। यह वह भारत था जिसे मैंने केवल एक दिन में खोजा था। लेकिन यह तो बस शुरुआत थी। अगले सप्ताह मैं जो कुछ भी देखने वाली थी वह मेरे मूल्यों को पूरी तरह से बदलने वाला था। और इस प्रक्रिया में मुझे यह भी पता चलने वाला था कि ड्रैगन देश कितनी बड़ी गलती कर रहा था। अगली सुबह 8 बजे मैं भागीदार कंपनी के मुख्यालय गई। यह बेंगलुरु के एक आईटी पार्क में 20 मंजिला इमारत थी और लॉबी अपने आप में प्रभावशाली थी, स्वच्छ, आधुनिक और शांत। ड्रैगन देश की बड़ी कंपनियों की इमारतें अक्सर भव्य होती थीं, लेकिन शोरगुल से भरी होती थीं। यहां ऐसा नहीं था। रिसेप्शनिस्ट ने मुस्कुराकर मेरा स्वागत किया। उसने मेरा नाम कंफर्म किया, मेरा विजिटर पास तैयार किया और मेरे संपर्क व्यक्ति को सूचित किया। पूरी प्रक्रिया 3 मिनट के भीतर पूरी हो गई। ड्रैगन देश में इस प्रक्रिया में अकेले 10 मिनट लग जाते थे। मैं लिफ्ट से 15वीं मंजिल पर गई। गलियारा शांत था, बैठक कक्षों के दरवाजे बंद थे और कर्मचारी अपनी मेजों पर ध्यान केंद्रित करके काम कर रहे थे। ड्रैगन देश के कार्यालय ज्यादातर शोरगुल वाले होते थे, लेकिन यहां सब कुछ शांत और कुशलता से चल रहा था। जब मैं बैठक कक्ष में दाखिल हुई तो 5 लोग पहले से ही बैठे थे। श्री सिंह, तकनीकी टीम के प्रमुख, विपणन निदेशक, वित्त प्रमुख और सीईओ सभी सूट में थे और प्रत्येक के सामने एक लैपटॉप और दस्तावेज रखे थे। बैठक ठीक 9 बजे शुरू हुई। ड्रैगन देश में बैठकों का 30 से 45 मिनट की देरी से शुरू होना आम बात थी, लेकिन यहां यह सेकंड के हिसाब से सटीक थी। सीईओ ने पहले अभिवादन किया। आपके व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद आने के लिए धन्यवाद। आज हम मुख्य रूप से 3 विषयों पर चर्चा करेंगे: चल रही परियोजनाओं की स्थिति, भविष्य की विस्तार योजनाएं और जोखिम प्रबंधन। यह स्पष्ट और संक्षिप्त था। ड्रैगन देश की बैठकों में अक्सर एजेंडा अस्पष्ट होता था, लेकिन यहां लक्ष्य शुरू से ही स्पष्ट थे। तकनीकी टीम के प्रमुख ने पहली प्रस्तुति शुरू की। यह वर्तमान में विकसित हो रहे एक उत्पाद के बारे में थी और यह आश्चर्यजनक रूप से विस्तृत थी। सभी विनिर्देश सूचीबद्ध थे, परीक्षण के परिणाम ग्राफ में व्यवस्थित थे
और गुणवत्ता मानकों की तुलना अंतर्राष्ट्रीय मानकों से की गई थी। ड्रैगन देश की कंपनियों की प्रस्तुतियां ज्यादातर दृष्टिकोण केंद्रित होती थीं। वे बड़ी तस्वीर दिखाते, भविष्य का वादा करते और संभावनाओं पर जोर देते। ठोस आंकड़े और परीक्षण के परिणाम बाद में दिए जाते, लेकिन भारतीय कंपनी इसके विपरीत थी। वे दृष्टिकोण से पहले वास्तविकता, संभावनाओं से पहले सबूत और वादों से पहले परिणाम दिखाते थे। मैंने एक सवाल पूछा, इस उत्पाद की खराबी दर क्या है? तकनीकी टीम के प्रमुख ने तुरंत जवाब दिया, वर्तमान में 0.3%। यह देखते हुए कि उद्योग का औसत 2% है, यह एक बहुत ही निम्न स्तर है। हमारा लक्ष्य इसे 0.1% तक लाना है। विशिष्ट और सटीक। अगर यह एक ड्रैगन देश की कंपनी होती तो वे शायद कहते लगभग कोई नहीं, बिना किसी सटीक आंकड़े के। लेकिन यहां सब कुछ अलग था। हर जवाब का एक आधार था और हर दावा डेटा द्वारा समर्थित था। विपणन निदेशक ने दूसरी प्रस्तुति शुरू की, वैश्विक बाजार में विस्तार की योजना। यह भी प्रभावशाली थी। बाजार का विश्लेषण देश दर देश किया गया था, प्रतिस्पर्धियों की स्थिति का विश्लेषण किया गया था और प्रवेश रणनीतियों को चरणबद्ध तरीके से तैयार किया गया था। मुझे विशेष रूप से जोखिम विश्लेषण ने आश्चर्यचकित किया। प्रत्येक बाजार में उत्पन्न होने वाली संभावित समस्याओं को विस्तार से सूचीबद्ध किया गया था और प्रत्येक समस्या के लिए प्रतिक्रिया उपाय तैयार किए गए थे। मुद्रा में उतार चढ़ाव, राजनीतिक अस्थिरता, सांस्कृतिक अंतर, कानूनी नियम, रसद संबंधी मुद्दे, सब कुछ पर विचार किया गया था। ड्रैगन देश की कंपनियों की विस्तार योजनाएं ज्यादातर आक्रामक थीं। पहले प्रवेश करो, समस्याओं को बाद में हल करो। तेजी से विस्तार सर्वोच्च प्राथमिकता थी, जोखिम दूसरे स्थान पर था। लेकिन भारतीय कंपनी इसके ठीक विपरीत थी। सावधानीपूर्वक तैयारी, जोखिम को कम करना और स्थिर रूप से विस्तार करना उनका लक्ष्य था। वित्त प्रमुख ने तीसरी प्रस्तुति दी, निवेश योजना और राजस्व पूर्वानुमान। यह भी उतनी ही सटीक थी। सभी संख्याओं का एक आधार था, सभी पूर्वानुमान रूढ़िवादी थे और सभी योजनाएं प्राप्त करने योग्य लग रही थीं। मेरा विश्वास और गहरा होता गया। भारतीय कंपनियों की ताकत गति नहीं बल्कि सटीकता है, पैमाना नहीं बल्कि गुणवत्ता, विस्तार नहीं बल्कि स्थिरता। और मुझे एहसास हुआ कि यह कमजोरी नहीं बल्कि एक ताकत थी। बैठक दोपहर में समाप्त हुई। यह 3 घंटे तक चली, लेकिन बातचीत एक बार भी पटरी से नहीं उतरी। हर कोई केंद्रित था, हर सवाल का जवाब दिया गया और हर एजेंडा आइटम पर एक निष्कर्ष पर पहुंचा गया। हमने साथ में दोपहर का भोजन किया, कंपनी के पास एक भारतीय रेस्तरां में, जो स्वच्छ और शांत था। जब हम अपने भोजन का इंतजार कर रहे थे तो सीईओ ने पूछा, ड्रैगन देश का बाजार कैसा है? हमने सुना है कि हाल ही में माहौल बहुत बदल गया है। मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, हाँ, यह बहुत बदल गया है। ड्रैगन सरकार आत्मनिर्भरता की अपनी नीति को मजबूत कर रही है और कंपनियां विदेशी निर्भरता को कम करने की कोशिश कर रही हैं। विशेष रूप से भारतीय निर्मित पुर्जों और प्रौद्योगिकी पर निर्भरता को कम करने का एक मजबूत आंदोलन है। सीईओ ने सिर हिलाया, समझ गया। हम भी इन घटनाक्रमों से अवगत हैं, लेकिन हम बहुत चिंतित नहीं हैं। मैंने पूछा, क्यों? सीईओ ने शांति से समझाया, हमारी ताकत हमारी अपूरणीय तकनीक में निहित है। यह सच है कि ड्रैगन देश तेजी से विकसित हो रहा है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में अभी भी एक अंतर है। विशेष रूप से सटीक प्रौद्योगिकी, स्थिरता और स्थायित्व के क्षेत्रों में हम आगे हैं और उस अंतर को पाटने में समय लगेगा। उनकी आवाज में आत्मविश्वास था, अहंकार नहीं। यह सबूत पर आधारित आत्मविश्वास था। मैंने मन ही मन सोचा, क्या यह सच है? ड्रैगन देश की गति को देखते हुए क्या वह अंतर जल्द ही नहीं भर जाएगा? लेकिन यह मेरी गलतफहमी थी। अगले कुछ महीनों में मैं अपनी आंखों से देखने वाली थी कि ड्रैगन देश कितनी बड़ी गलती करने वाला था। दोपहर के भोजन के बाद हम कारखाने गए। यह बेंगलुरु के बाहरी इलाके में एक विनिर्माण सुविधा थी, जो कार से लगभग 1 घंटे की दूरी पर थी। कारखाने में पहुंचने पर मेरा पहला प्रभाव स्वच्छता का था। हमने सुरक्षा प्रशिक्षण प्राप्त किया और काम के कपड़े पहने। ड्रैगन देश के कारखानों में सुरक्षा प्रशिक्षण अक्सर एक औपचारिकता होती थी, लेकिन यहां अलग था। उन्होंने 30 मिनट तक सुरक्षा नियमों को ध्यान से समझाया। जब मैंने उत्पादन लाइन में प्रवेश किया तो मैं फिर से हैरान रह गई। यह शांत था। ड्रैगन देश के कारखाने ज्यादातर शोरगुल वाले होते थे,
लेकिन यहाँ केवल मशीनों की आवाज सुनाई दे रही थी। श्रमिक चुपचाप अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे। कोई अनावश्यक बातचीत नहीं थी और हर हरकत कुशल थी। मैंने गुणवत्ता नियंत्रण कक्ष का भी दौरा किया। यहाँ हर उत्पाद का निरीक्षण किया जा रहा था और मानक अविश्वसनीय रूप से सख्त थे। एक भी छोटी सी खरोंच को एक दोषपूर्ण वस्तु माना जाता था। गुणवत्ता नियंत्रण प्रबंधक ने समझाया, हम शून्य दोष का लक्ष्य रखते हैं। हम कभी भी एक दोषपूर्ण उत्पाद को ग्राहक तक पहुंचने की अनुमति नहीं दे सकते। ड्रैगन देश के कारखानों में गति सर्वोच्च प्राथमिकता थी। जल्दी बनाओ, जल्दी भेजो, समस्याओं को बाद में संभालो। उच्च दोष दर को मात्रा से कवर करने का विचार था, लेकिन भारतीय कारखाना इसके ठीक विपरीत था। गति से अधिक गुणवत्ता, मात्रा से अधिक सटीकता को प्राथमिकता दी गई थी। कारखाने के दौरे के बाद बेंगलुरु लौटते समय मैं गहरी सोच में थी। इन 2 दिनों में मैंने जो भारत देखा वह मेरी कल्पना से बिल्कुल अलग था। यह एक व्यवस्थित, सटीक, स्थिर और गुणवत्ता केंद्रित देश था। होटल लौटकर मैंने अपना लैपटॉप खोला और जो कुछ भी मैंने देखा था उसे संक्षेप में लिखा। मेरी रिपोर्ट में लिखा था, भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धात्मकता गति में नहीं बल्कि सटीकता में निहित है। यदि ड्रैगन देश पैमाने से अभिभूत करता है तो भारत गुणवत्ता से उबरजोक्त करता है। यह अंतर अल्पावधि में ड्रैगन देश के लिए फायदेमंद लग सकता है, लेकिन लंबी अवधि में भारत अधिक टिकाऊ होगा। उस समय मुझे लगा कि यह सिर्फ एक अवलोकन है, लेकिन कुछ महीनों बाद मुझे पता चलेगा कि यह अवलोकन एक सटीक भविष्यवाणी थी। जिस क्षण ड्रैगन देश ने भारत को कम आंका, उसी क्षण सब कुछ बिखरना शुरू हो गया। भारत की व्यापार यात्रा समाप्त करके जब मैं 1 हफ्ते बाद नियो शंघाई लौटी तो हवाई अड्डे पर उतरते ही अंतर स्पष्ट था। शोरगुल, लोग जोर जोर से बात कर रहे थे, सामान के लिए धक्का मुक्की कर रहे थे और लाइन तोड़ना आम बात थी। 1 हफ्ते पहले तक यह मेरे लिए सामान्य था, लेकिन भारत से लौटने के बाद यह अप्रिय लगा। कार्यालय में मेरे सहकर्मियों ने पूछा, भारत कैसा था? क्या यह वैसा ही था जैसा तुमने सोचा था? मैंने कुछ पल सोचा। मैंने अंत में कहा, यह मेरे विचार से कहीं अधिक व्यवस्थित था। व्यवस्थित, सटीक और गुणवत्ता पर केंद्रित। उनका दृष्टिकोण ड्रैगन देश से काफी अलग है। मेरे सहकर्मियों ने सिर हिलाया, लेकिन ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखाई। उनके लिए भारत अभी भी एक विकासशील देश था और ड्रैगन देश के विशाल बाजार की तुलना में बहुत महत्वपूर्ण नहीं था। लगभग 1 महीने बाद ड्रैगन सरकार ने एक बड़ी घोषणा की, प्रमुख उद्योगों में विदेशी निर्भरता को कम करना। उन्होंने विशेष रूप से अर्धचालक, बैटरी और सटीक पुर्जों के क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता का लक्ष्य घोषित किया। खबर देखकर मैं चिंतित हो गई। क्या यह एक यथार्थवादी लक्ष्य था? भारतीय कारखाने में मैंने जो गुणवत्ता मानक और सटीकता देखी थी, उसे देखते हुए मुझे लगा कि ड्रैगन देश के लिए अल्पावधि में उस स्तर तक पहुंचना मुश्किल होगा। लेकिन मेरे आसपास के लोग आशावादी थे। ड्रैगन देश की गति देखो, हम पहले से ही कई क्षेत्रों में विश्व स्तरीय हैं। हम निश्चित रूप से भारत को पकड़ सकते हैं। यह केवल समय की बात है। हमारी कंपनी की बैठकों में भी ऐसा ही माहौल था। रणनीति प्रमुख ने एक प्रस्तुति में कहा, हमारी योजना भारतीय निर्मित पुर्जों पर हमारी निर्भरता को 50% तक कम करने की है। हमारे घरेलू आपूर्तिकर्ता तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी भारतीय निर्मित और वे बहुत अधिक लागत प्रतिस्पर्धी हैं। मैंने हाथ उठाकर पूछा, गुणवत्ता के बारे में क्या? क्या यह भारतीय पुर्जों के बराबर है? रणनीति प्रमुख ने आत्मविश्वास से उत्तर दिया, लगभग बराबर। कुछ क्षेत्रों में अभी भी अंतर है, लेकिन वे तेजी से सुधार कर रहे हैं। 1 साल के भीतर हम पूरी तरह से पकड़ लेंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में संदेह था। भारतीय कारखाने की गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली, परीक्षण प्रक्रियाएं और 0.3% की दोष दर मेरे दिमाग में घूम रही थी। क्या ड्रैगन देश के आपूर्तिकर्ता वास्तव में उस स्तर तक पहुंच सकते हैं? 2 महीने बाद पहले संकेत दिखाई देने लगे। कंपनी की उत्पादन टीम से एक रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया था कि चीनी निर्मित वैकल्पिक पुर्जों की दोष दर अपेक्षा से अधिक थी, जहां भारतीय पुर्जों की दर 0.5% से कम थी। वहीं ड्रैगन निर्मित पुर्जों की दर 10% से अधिक थी। उत्पादन टीम के प्रमुख ने एक बैठक में समझाया, कागज पर यह एक छोटे से अंतर की तरह लग सकता है, लेकिन वास्तविक प्रभाव बहुत बड़ा है।
उच्च दोष दर का मतलब है अधिक पुनर्कार्य, देरी से डिलीवरी और ग्राहकों की बढ़ती शिकायतें। विशेष रूप से हमारे विदेशी ग्राहक गुणवत्ता के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। 10% की दोष दर अस्वीकार्य है। रणनीति प्रमुख ने तर्क दिया, यह एक अस्थायी समस्या है। हमारे आपूर्तिकर्ता अभी भी सीख रहे हैं। समय के साथ इसमें सुधार होगा। लेकिन इसमें सुधार नहीं हुआ। 3 महीने, 4 महीने बीत गए और दोष दर ऊंची बनी रही। इसके अलावा अन्य समस्याएं सामने आने लगीं। डिलीवरी में देरी, विनिर्देशों में विसंगतियां, परीक्षण विफलताएं। विदेशी ग्राहकों ने शिकायत करना शुरू कर दिया। एक यूरोपीय कार कंपनी से एक कठोर ईमेल आया। हाल ही में वितरित पुर्जों की गुणवत्ता हमारे मानकों को पूरा नहीं करती है। यदि यह स्थिति बनी रहती है तो हमें अपने अनुबंध पर पुनर्विचार करना होगा। हम भारतीय निर्मित पुर्जों पर वापस जाने पर भी विचार कर रहे हैं। मैंने ईमेल पढ़कर आह भरी। मुझे इसकी उम्मीद थी। भारतीय कंपनियों ने जो विश्वास बनाया था वह रातों रात नहीं बना था। यह दशकों की गुणवत्ता बनाए रखने, वादे निभाने और समस्याओं को हल करने से बना था। ड्रैगन देश के लिए कुछ महीनों में इसकी नकल करने की कोशिश करना असंभव था। कंपनी के भीतर का माहौल बदलने लगा। जो लोग शुरू में आशावादी थे वे अब चिंता व्यक्त करने लगे। डिलीवरी में देरी जारी रही, ग्राहकों की शिकायतें बढ़ती गईं और बिक्री घटने लगी। 5वें महीने में एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई। सीईओ ने गंभीर चेहरे के साथ कहा, हमें अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करना होगा। भारतीय निर्मित पुर्जों पर हमारी निर्भरता को कम करने की हमारी योजना कंपनी को खतरे में डाल रही है। रणनीति प्रमुख ने अपना बचाव किया। हमारे आपूर्तिकर्ताओं का सुधार अपेक्षा से धीमा है, लेकिन हम हार नहीं मान सकते। लंबी अवधि में हम निश्चित रूप से सफल होंगे। लेकिन वित्त प्रमुख ने प्रतिवाद किया, लंबी अवधि में शायद, लेकिन क्या हम अल्पावधि में जीवित रह सकते हैं? 3 विदेशी ग्राहक पहले ही अनुबंध रद्द कर चुके हैं और 2 ने चेतावनी भेजी है। इस दर पर हम इस साल के अपने राजस्व लक्ष्य का 20% खो देंगे। बैठक कक्ष में सन्नाटा छा गया। उस पल मुझे एहसास हुआ भारत को कम आंकने की कीमत ड्रैगन देश पहले ही चुकाना शुरू कर चुका था। और यह सिर्फ एक कंपनी की समस्या नहीं थी। बैठक के बाद एक सहकर्मी ने चुपचाप कहा, मैंने सुना है कि अन्य कंपनियां भी इसी तरह की स्थिति में हैं। वे भारतीय पुर्जों को बदलने की कोशिश कर रही हैं और गुणवत्ता के मुद्दों से जूझ रही हैं। पूरा उद्योग हिल गया है। मुझे भारतीय भागीदार कंपनी के सीईओ के शब्द याद आए, हमारी ताकत हमारी अपूरणीय तकनीक में निहित है। उस समय मुझे लगा कि यह एक अतिशयोक्ति है, लेकिन अब मुझे एहसास हुआ कि यह एक सटीक मूल्यांकन था। ड्रैगन देश पैमाने और गति में भारत को मात दे सकता था, लेकिन गुणवत्ता और स्थिरता में अभी भी एक बड़ा अंतर था। और उस अंतर को नजरअंदाज करके तेजी से बदलाव करने की कोशिश के परिणाम स्वरूप वे एक बड़ी कीमत चुका रहे थे। उस रात मैंने अपना लैपटॉप खोला और एक रिपोर्ट तैयार की। शीर्षक था, ड्रैगन की आत्मनिर्भरता रणनीति, वास्तविकता और जोखिम। 6ठे महीने में स्थिति और भी खराब हो गई। न केवल हमारी कंपनी बल्कि पूरे ड्रैगन देश के विनिर्माण उद्योग में समान समस्याएं सामने आईं। प्रमुख भारतीय पुर्जों को बदलने के प्रयास एक के बाद एक विफल हो रहे थे और प्रभाव कल्पना से कहीं अधिक था। नियो शंघाई के एक होटल में एक अनौपचारिक उद्योग बैठक आयोजित की गई। प्रमुख विनिर्माण कंपनियों के अधिकारी एकत्र हुए और माहौल तनावपूर्ण था। हर कोई एक ही तरह की समस्याओं का सामना कर रहा था। एक इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता के उपाध्यक्ष ने कहा, हमारी कंपनी ने भी भारतीय निर्मित डिस्प्ले पैनल को घरेलू पैनल से बदल दिया, लेकिन रंग सटीकता हमारे मानकों को पूरा नहीं करती है। हमारे यूरोपीय खरीदारों ने ऑर्डर रद्द करना शुरू कर दिया है। एक ऑटो पार्ट्स कंपनी के एक कार्यकारी ने आह भरी, हमने अपना बैटरी प्रबंधन प्रणाली बदल दी, लेकिन यह स्थिरता परीक्षण पास नहीं कर सका। एक जर्मन कार निर्माता ने हमारा अनुबंध समाप्त कर दिया है। 10 साल का रिश्ता एक पल में टूट गया। एक चिकित्सा उपकरण निर्माता के अध्यक्ष ने कहा, हमने सटीक पुर्जों का स्थानीयकरण करने की कोशिश की, लेकिन सहनशीलता बहुत अधिक है। भारतीय पुर्जे माइक्रोमीटर स्तर पर सटीक हैं, लेकिन हमारे घरेलू पुर्जे उस स्तर तक नहीं पहुंचते हैं। परिणाम स्वरूप हमारी दोष दर 10 गुना से अधिक बढ़ गई है। मैं चुपचाप सुन रही थी। सबने एक ही गलती की थी, उन्होंने भारत की तकनीकी कौशल को कम आंका था। अगले दिन कार्यालय में और भी चौंकाने वाली खबर का इंतजार था।
ड्रैगन सरकार ने एक आधिकारिक बयान जारी किया। हम प्रमुख प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता में तेजी लाएंगे और विदेशी निर्भरता को और कम करेंगे। हम विशेष रूप से अर्धचालक और सटीक पुर्जों के क्षेत्रों में पूर्ण स्थानीयकरण प्राप्त करेंगे। मेरे सहकर्मियों ने खुशी मनाई। सरकार हमारी मदद करेगी। हमें अब भारतीय पुर्जों की जरूरत नहीं है। ड्रैगन दुनिया में सबसे मजबूत बन जाएगा। लेकिन मैं चिंतित थी। जमीनी हकीकत और सरकार के लक्ष्यों के बीच एक बहुत बड़ा अंतर था। रणनीति प्रमुख ने तर्क दिया कि हमें सरकार की घोषणा के अनुरूप अपनी योजनाओं को संशोधित करना चाहिए। हमें भारतीय पुर्जों पर अपनी निर्भरता को और भी तेजी से कम करना होगा। उत्पादन टीम के प्रमुख ने सावधानी से असहमति जताई, लेकिन गुणवत्ता के मुद्दे अनसुलझे हैं। ग्राहकों की शिकायतें लगातार आ रही हैं। यदि हम अब और भी तेजी से बदलाव करते हैं तो स्थिति और खराब हो जाएगी। एक वरिष्ठ कार्यकारी ने दृढ़ता से कहा, हमें अल्पावधि कठिनाइयों को स्वीकार करना होगा। लंबी अवधि में हमें आत्मनिर्भर होना चाहिए। हम भारत पर निर्भर नहीं रह सकते। मैंने मन ही मन सोचा, यह आत्मनिर्भरता नहीं है, यह आत्मविनाश है। एक हफ्ते बाद ड्रैगन देश के एक प्रमुख दूरसंचार निर्माता ने एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने भारतीय निर्मित पुर्जों का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया था और सभी पुर्जों को घरेलू पुर्जों से बदल दिया था। मीडिया ने इसे आत्मनिर्भरता की जीत के रूप में रिपोर्ट किया, लेकिन उद्योग के अंदर के लोगों की राय अलग थी। एक सहकर्मी ने फुसफुसाया, वह कंपनी गुणवत्ता के मुद्दों के कारण पहले ही यूरोप में 2 परियोजनाएं खो चुकी है। यह घोषणा हार को जीत के रूप में पेश करने का एक तरीका है। मुझे एहसास हुआ ड्रैगन देश अब हकीकत से मुंह मोड़ रहा था। 2 महीने बाद मुझे फिर से भारत की व्यापार यात्रा पर जाना पड़ा। इस बार यह एक आपातकालीन बैठक थी। हमारी तरफ से गुणवत्ता के मुद्दों के कारण एक परियोजना में देरी हो गई थी और हमें अपने भारतीय भागीदारों के साथ एक समाधान पर चर्चा करने की आवश्यकता थी। जब मैं बेंगलुरु हवाई अड्डे पर उतरी तो भावना अलग थी। पहली यात्रा जिज्ञासा की थी, यह यात्रा राहत की थी। हमारे भागीदार कंपनी का दौरा करने पर श्री सिंह ने मेरा स्वागत किया। वह हमेशा की तरह विनम्र थे, लेकिन उनके चेहरे पर थोड़ी चिंता झलक रही थी। मैंने स्वीकार किया, आप सही कह रहे हैं। हमारी कंपनी भी इस समस्या का सामना कर रही है। हमारे घरेलू आपूर्तिकर्ताओं का तकनीकी स्तर अपेक्षा से कम है। श्री सिंह ने सिर हिलाया। जैसा कि हमने उम्मीद की थी, गुणवत्ता रातों रात नहीं बनाई जा सकती। इसके लिए दशकों का अनुभव, सख्त मानक और निरंतर सुधार की आवश्यकता होती है। यह सच है कि ड्रैगन देश तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन गुणवत्ता के मामले में अभी भी समय लगेगा। मैंने सावधानी से पूछा, तो भारतीय कंपनियां इस स्थिति को कैसे देख रही हैं? श्री सिंह ने कुछ देर सोचा और फिर जवाब दिया, चिंता और अवसर दोनों के रूप में। चिंता यह है कि ड्रैगन देश का बाजार खुद अस्थिर हो सकता है, लेकिन साथ ही यह एक अवसर भी है। गुणवत्ता के महत्व को एक बार फिर से उजागर किया गया है और भारतीय उत्पादों के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया जा रहा है। मैंने उनके शब्दों पर विचार किया। भारत ड्रैगन देश की गलतियों की निंदा नहीं कर रहा था, वह बस चुपचाप अपना काम कर रहा था और इंतजार कर रहा था। गुणवत्ता के माध्यम से बोलना, विश्वास के माध्यम से साबित करना और समय को सच्चाई को प्रकट करने देना। मैंने फिर से कारखाने का दौरा किया। उत्पादन लाइन को और अधिक स्वचालित कर दिया गया था। गुणवत्ता निरीक्षण उपकरण को उन्नत किया गया था और श्रमिकों का कौशल और भी अधिक लग रहा था। भारतीय कंपनियां रुकी नहीं थीं, वे लगातार विकसित हो रही थीं। बेंगलुरु लौटते समय मैंने अपने नोटपैड में लिखा, ड्रैगन की रणनीति मौलिक रूप से गलत है। भारत को पकड़ने के लिए उन्हें भारतीय तरीके से सीखना चाहिए, लेकिन ड्रैगन देश अपने तरीकों पर अड़ा हुआ है। गति से अधिक गुणवत्ता, पैमाने से अधिक परिशुद्धता, तेजी से विकास से अधिक सतत विकास, यह भारत की ताकत है, लेकिन ड्रैगन देश इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। अगले दिन नियो शंघाई लौटते हुए विमान में मैंने सोचा, ड्रैगन देश ने भारत को इतना कम क्यों आंका? शायद वे अपनी सफलता के नशे में चूर थे और दूसरे देशों की ताकत को ठीक से नहीं देख पा रहे थे। विमान नियो शंघाई में उतरा। हवाई अड्डे के बाहर सामान्य शोर और भीड़ ने मेरा स्वागत किया। मैंने आह भरी और सोचा, ड्रैगन देश कब हकीकत का सामना करेगा? कब वे अपने अहंकार को त्यागेंगे और विनम्रता से सीखेंगे? और क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी?
अगले कुछ महीनों में मुझे इसका जवाब मिलने वाला था। ड्रैगन देश की गलतियां इतनी बड़ी हो गई थीं कि उन्हें अब छुपाया नहीं जा सकता था। भारत से लौटने के 1 महीने बाद हमारी कंपनी को एक निर्णायक झटका लगा। जर्मनी के हमारे सबसे बड़े ऑटो पार्ट्स खरीदार ने हमारे अनुबंध की पूर्ण समीक्षा की सूचना दी। कारण स्पष्ट थे, गुणवत्ता मानकों को पूरा करने में विफलता, बार बार डिलीवरी में देरी और ग्राहक विश्वास का क्षरण। एक आपातकालीन बोर्ड बैठक बुलाई गई। सीईओ ने मेज पर मुक्का मारते हुए चिल्लाया, यह कैसे हो सकता है? हमने 10 साल में जो रिश्ता बनाया था वह एक पल में बिखर गया। वह खरीदार हमारी बिक्री का 30% हिस्सा है। उत्पादन टीम के प्रमुख ने कांपती आवाज में सूचना दी, जब से हमने भारतीय पुर्जों को घरेलू पुर्जों से बदला है, दोष दर लगातार ऊंची बनी हुई है। हमने बार बार सुधार का अनुरोध किया, लेकिन हमारे आपूर्तिकर्ता उस स्तर तक नहीं पहुंच सके। सबसे तेज समाधान भारतीय निर्मित पुर्जों पर वापस जाना था, लेकिन ऐसा करने का मतलब सरकार की नीति के खिलाफ जाना होगा। मैंने चुपचाप हाथ उठाया। मेरा एक सुझाव है, हमें प्रमुख पुर्जों के लिए भारतीय निर्मित पर वापस जाना चाहिए और केवल कम महत्वपूर्ण पुर्जों के लिए घरेलू पुर्जों को बनाए रखना चाहिए। हम गुणवत्ता पर समझौता नहीं कर सकते। कुल इसके साथ में हड़ता के बात ही करती है। रणनीति प्रमुख ने तुरंत विरोध किया। यह एक कदम पीछे हटना है। यह हमारी विफलता को स्वीकार करने जैसा होगा। मैंने दृढ़ता से उत्तर दिया, यदि हम अपनी विफलता को स्वीकार नहीं करते हैं तो हम एक बड़ी विफलता का सामना करेंगे। हम अपने ग्राहकों को खो देंगे और अंततः कंपनी दिवालिया हो जाएगी। एक लंबी चुप्पी के बाद सीईओ ने अपना निर्णय दिया। सोफिया के सुझाव के अनुसार करो, प्रमुख पुर्जों को भारत से वापस मंगाओ। उस रात मैंने अपने भारतीय भागीदार को फोन किया। श्री सिंह ने फोन उठाया। मैंने स्थिति बताई और पुर्जों की पुनः आपूर्ति का अनुरोध किया। उन्होंने कुछ देर चुप रहने के बाद कहा, ठीक है, हम मदद करेंगे, लेकिन सच कहूं तो यह सिर्फ आपकी कंपनी नहीं है। हाल ही में हमें ड्रैगन देश से इसी तरह के कई अनुरोध मिले हैं। वे सभी भारतीय निर्मित पर वापस जाना चाहते हैं। मैं आश्चर्यचकित नहीं थी। श्री सिंह ने आगे कहा, हमारी उत्पादन क्षमता की भी एक सीमा है। हमें प्राथमिकता तय करनी होगी। हम उन कंपनियों की पहले मदद करेंगे जिन्होंने हमारे साथ लंबी अवधि की साझेदारी बनाए रखी है। उनके शब्दों का अर्थ स्पष्ट था। जिन कंपनियों ने भारत को छोड़ दिया था और अब वापस आना चाहती थीं, उन्हें इंतजार करना होगा। विश्वास एक बार खो जाने के बाद उसे वापस पाना मुश्किल होता है। अगले दिन के उद्योग समाचारों से पता चला कि यह हमारी कंपनी की अकेली समस्या नहीं थी। ड्रैगन देश के एक प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माता ने यूरोपीय स्मार्टफोन बाजार से अपनी वापसी की घोषणा की। कारण, बैटरी सुरक्षा मानकों को पूरा करने में विफलता। यह समस्या तब उत्पन्न हुई जब उन्होंने भारतीय निर्मित बैटरी प्रबंधन चिप को घरेलू चिप से बदल दिया। पैटर्न स्पष्ट था। जिन ड्रैगन कंपनियों ने प्रमुख भारतीय पुर्जों को बदलने की कोशिश की, वे एक के बाद एक विफल हो रही थीं और इसका प्रभाव विदेशी बाजारों के नुकसान में परिणत हो रहा था। 1 हफ्ते बाद एक उद्योग मंच आयोजित किया गया। विषय था आपूर्ति श्रृंखला स्थिरीकरण, लेकिन वास्तव में यह इस बात पर चर्चा थी कि भारतीय पुर्जों के प्रतिस्थापन की विफलता से कैसे निपटा जाए। एक सरकारी अधिकारी ने कहा, आत्मनिर्भर प्रौद्योगिकी का विकास एक राष्ट्रीय रणनीति है। अल्पावधि कठिनाइयों के बावजूद इसे जारी रखा जाना चाहिए। लेकिन दर्शकों में से एक छोटे उद्यमी के अध्यक्ष ने हाथ उठाया। हम अल्पावधि कठिनाइयों का नहीं, बल्कि अस्तित्व के संकट का सामना कर रहे हैं। हमने गुणवत्ता के मुद्दों के कारण विदेशी ग्राहकों को खो दिया है। कृपया वास्तविकता का सामना करें। लेकिन सरकारी अधिकारी ने दृढ़ता से कहा, राष्ट्रीय रणनीति नहीं बदलेगी। कंपनियों को और अधिक प्रयास करना चाहिए। मंच के बाद कई सीईओ फुसफुसा रहे थे। एक ने कड़वी मुस्कान के साथ कहा, अंत में हम चुपचाप फिर से भारतीय उत्पादों का उपयोग करेंगे, आधिकारिक तौर पर यह कहते हुए कि वे घरेलू हैं, अन्यथा हमारी कंपनियां ढह जाएंगी। मैंने सोचा, भारत को बदलने के ड्रैगन देश के घमंडी शब्द अब खोखले हो गए थे। यह एक विडंबनापूर्ण स्थिति थी। सतह पर आत्मनिर्भरता का नारा लगाते हुए वे वास्तव में भारत पर और भी अधिक निर्भर हो रहे थे। उस रात मैंने पिछले 1 साल के बारे में सोचा। दिल्ली के कैफे के वीडियो से शुरू हुई मेरी गलतफहमी और कैसे मैंने भारत को कम आंका था।
लेकिन वास्तविकता इसके ठीक विपरीत थी। भारत शांत था लेकिन शक्तिशाली, छोटा नहीं बल्कि सटीक, धीमा लेकिन स्थिर। मैंने अपनी रिपोर्ट लिखना शुरू किया। शीर्षक था भारत को कम आंकने की कीमत। यह कोई आंतरिक रिपोर्ट नहीं थी बल्कि मेरा व्यक्तिगत रिकॉर्ड था। मैंने लिखना शुरू किया, ड्रैगन देश ने भारत को हल्के में लिया और उस अहंकार की कीमत अब ड्रैगन देश की कंपनियां चुका रही हैं। यह तकनीक का मुद्दा नहीं है, यह दृष्टिकोण का मुद्दा है। विनम्रता से सीखने, वास्तविकता का सामना करने और प्रतिद्वंद्वी की ताकत को स्वीकार न करने के अहंकार की कीमत। 3 महीने और बीत गए, स्थिति और खराब हो गई और ड्रैगन देश का विनिर्माण उद्योग लगभग दहशत की स्थिति में था। हमारी कंपनी के सीईओ ने मुझे बुलाया। सोफिया, तुम्हें एक बार फिर भारत जाना होगा, इस बार एक दीर्घकालिक अनुबंध पर बातचीत के लिए। हमें यह दिखाना होगा कि हमें अपने भारतीय भागीदारों की कितनी जरूरत है। मैं सहमत हो गई। 1 साल पहले ड्रैगन देश का पलड़ा भारी था, लेकिन अब स्थिति पूरी तरह से उलट गई थी। मैं तीसरी बार बेंगलुरु पहुंची। श्री सिंह लॉबी में इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब आत्मविश्वास झलक रहा था। बैठक कक्ष में इस बार और भी लोग थे। सीईओ ने बातचीत शुरू की। सोफिया जी, काफी समय हो गया। ऐसा लगता है कि इस दौरान ड्रैगन देश के बाजार में बहुत सारे बदलाव हुए हैं। मैंने सीधे तौर पर स्वीकार किया, हाँ, हमने एक गलती की। हमने भारत की तकनीक को कम आंका और सोचा कि हम इसे आसानी से बदल सकते हैं। परिणाम विनाशकारी रहे हैं। सीईओ ने सिर हिलाया। हम भी इस प्रक्रिया को देख रहे थे। कई ड्रैगन कंपनियां हमसे फिर से संपर्क कर रही हैं। बिक्री कार्यकारी ने डेटा दिखाया। पिछले 3 महीनों में ड्रैगन देश से पूछताछ में 300% की वृद्धि हुई है। हम मौजूदा ग्राहकों को प्राथमिकता दे रहे हैं। मुझे उनके शब्दों का अर्थ समझ में आ गया। भारतीय कंपनियां अब अपने ग्राहक चुन सकती थीं। बातचीत शुरू हुई। मैंने एक दीर्घकालिक अनुबंध का प्रस्ताव रखा। भारतीय पक्ष सतर्क था। उनके कानूनी प्रमुख ने कहा, हमें एक शर्त चाहिए कि आप राजनीतिक कारणों से फिर से घरेलू पुर्जों पर स्विच नहीं करेंगे। मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। हम सहमत हैं। हम तहे दिल से एक दीर्घकालिक साझेदारी चाहते हैं। सीईओ ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, यह आखिरी मौका है। रात के खाने पर माहौल थोड़ा हल्का हुआ। श्री सिंह ने पूछा, ईमानदारी से, ड्रैगन देश में अब क्या स्थिति है? मैंने आह भरते हुए उत्तर दिया, अराजकता। सतह पर वे आत्मनिर्भरता का प्रचार कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में कई कंपनियां संघर्ष कर रही हैं। बिक्री कार्यकारी ने कहा, और सच कहूं तो ड्रैगन देश की विफलता हमारे लिए एक अवसर बन गई है। भारत की तकनीक के मूल्य का पुनर्मूल्यांकन किया गया है और हमारे उत्पादों की मांग में विस्फोट हुआ है। यह सुनकर मुझे कड़वा लगा। ड्रैगन देश के अहंकार ने भारत की स्थिति को और मजबूत कर दिया था। अगले दिन नियो शंघाई लौटते हुए विमान में मैं सोच रही थी, अब ड्रैगन देश का क्या होगा। लेकिन एक बात निश्चित थी, भारत अब एक ऐसी शक्ति बन गया था जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था। एक देश जो छोटा लग सकता है लेकिन मजबूत है, शांत लेकिन प्रभावशाली और धीमा लेकिन टिकाऊ, और दुनिया ने अब उसके मूल्य को पहचानना शुरू कर दिया था। वापस आने के 1 महीने बाद हमारी कंपनी ने भारत के साथ दीर्घकालिक अनुबंध की बदौलत स्थिरता हासिल कर ली, लेकिन उद्योग अभी भी उथल पुथल में था। सरकार और उद्योग के बीच एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। एक सीईओ ने कहा, समस्या का मूल कारण स्पष्ट है, भारतीय पुर्जों को जल्दबाजी में बदलने की कोशिश करना। हमारी तकनीक तैयार नहीं थी। एक अन्य ने कहा, हमने अपनी 15 साल की विश्वसनीयता 1 साल में खो दी। कारण सिर्फ एक था, गुणवत्ता। अंत में सरकार ने अपनी नीति पर पुनर्विचार करने पर सहमति व्यक्त की, लेकिन मुझे यह कड़वा लगा। वे अभी भी अपनी विफलता को स्वीकार नहीं कर रहे थे, बस चेहरा बचाने की कोशिश कर रहे थे। 1.5 साल पहले दिल्ली के कैफे के वीडियो को देखकर मैंने भारत को हल्के में लिया था। मैंने एक घटना से पूरे देश का न्याय किया था, लेकिन भारत का प्रत्यक्ष अनुभव करने के बाद मुझे एहसास हुआ, एक घटना देश के सार का प्रतिनिधित्व नहीं करती है, बल्कि उस घटना पर प्रतिक्रिया करने का तरीका, व्यवस्था बनाए रखने की प्रणाली और गुणवत्ता की रक्षा करने की संस्कृति ही एक देश की असली ताकत है। आज 5 महीने बाद मैं 5वीं बार भारत में थी। इस बार व्यापार के लिए नहीं,
बल्कि एक निजी यात्रा पर। मैं इस देश को और गहराई से समझना चाहती थी। टोक्यो की सड़कों पर चलते हुए मुझे अपनी 2 साल पहले की पहली यात्रा याद आई। उस समय मैं पूर्वाग्रहों से भरी थी, लेकिन अब मैं भारत के असली मूल्य को समझती हूं। मैंने एक कैफे में बैठकर अपना लैपटॉप खोला। मैं पिछले 2 वर्षों को रिकॉर्ड कर रही थी। शीर्षक था भारत की महान वापसी, पूरी कहानी। मैंने लिखा, 2 साल पहले मैंने भारत को कम आंका, और यह केवल मेरी गलती नहीं थी। पूरा ड्रैगन देश वही गलती कर रहा था। हमने सोचा कि हम भारत को आसानी से बदल सकते हैं क्योंकि वह उतना विकसित नहीं है, उतना तेज नहीं है। लेकिन हम गलत थे। भारत की महान वापसी एक ऐसा युद्ध था जिसमें गोलियों की आवाज नहीं थी। यह हथियारों से नहीं बल्कि गुणवत्ता से, धमकियों से नहीं बल्कि विश्वास से, और जबरदस्ती से नहीं बल्कि अनुनय से लड़ा गया युद्ध था। और भारत जीता, चुपचाप, निश्चित रूप से, और बिना किसी संदेह के। हाल की खबरें उस जीत की गवाही दे रही थीं। भारतीय अर्धचालक कंपनियां वैश्विक बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा रही थीं। भारतीय फार्मास्यूटिकल्स दुनिया भर में मानक बन रहे थे। भारतीय सॉफ्टवेयर एशिया के बाजार का नेतृत्व कर रहा था। मैंने एक और पैराग्राफ जोड़ा, जिस 2 साल में ड्रैगन देश ने भारत को कम आंका, वह भारत के लिए एक अवसर था। जब उसका प्रतिद्वंद्वी गलतियां कर रहा था, तब भारत और मजबूत हो गया। रात में मैं श्री सिंह और कुछ अन्य भारतीय अधिकारियों से मिली जिनसे मैं पिछले 2 वर्षों में मिली थी। एक ने हंसते हुए कहा, सोफिया जी, अब तो आप पूरी तरह से भारतीय हो गई हैं। मैंने हंसते हुए जवाब दिया, हाँ, जब मैं पहली बार आई थी तो मैं पूर्वाग्रहों से भरी थी, लेकिन अब मैं भारत की असली ताकत को समझती हूं। श्री सिंह ने पूछा, हाल ही में ड्रैगन देश कैसा है? मैंने ईमानदारी से जवाब दिया, धीरे धीरे, लेकिन अभी भी मुश्किल स्थिति में। खोए हुए समय और विश्वास को वापस पाना आसान नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब हर कोई समझ गया है, भारत अपूरणीय है। भोजन के बाद हम बाहर निकले और बेंगलुरु का रात का दृश्य मेरे सामने था। यह दिखावटी नहीं था, लेकिन सुंदर था। शोरगुल वाला नहीं, लेकिन जीवन से भरपूर, और विशाल नहीं, लेकिन पूर्ण था। मुझे एहसास हुआ, यही भारत है। एक ऐसा देश जो जोर से चिल्लाए बिना मजबूत है, घमंड किए बिना उत्कृष्ट है, और दावा किए बिना साबित करता है। एक ऐसा देश जिसे दुनिया नोटिस कर रही है, बाजार स्वीकार कर रहा है, और समय उसके मूल्य की पुष्टि कर रहा है। अगले दिन हवाई अड्डे के रास्ते में टैक्सी ड्राइवर ने पूछा, भारत कैसा लगा? मैंने दिल से जवाब दिया, आश्चर्यों से भरा। मुझे लगा था कि यह एक साधारण देश है, लेकिन अब मैं समझती हूं, भारत सटीक है, शांत है, लेकिन प्रभावशाली है, और धीमा है, लेकिन टिकाऊ है। मैंने भारत की महान वापसी देखी है, और मैं इसे कभी नहीं भूलूंगी। ड्राइवर ने मुस्कुराकर जवाब दिया, धन्यवाद, हम भी हर दिन कड़ी मेहनत करते हैं। विमान में बैठकर मैंने अपनी अंतिम प्रविष्टियां लिखी। मैंने भारत की महान वापसी देखी। यह एक सैन्य जीत नहीं थी, यह तकनीक, गुणवत्ता और विश्वास के माध्यम से हासिल की गई जीत थी। 2 साल पहले मैं भारत को नहीं जानती थी, लेकिन अब मैं जानती हूं। भारत एक ऐसा देश है जो चुपचाप तैयारी करता है, चुपचाप काम करता है, और फिर निश्चित रूप से साबित करता है। मैं ड्रैगन देश में काम करती हूं, लेकिन अब से मैं भारत को एक मानक के रूप में सोचूंगी। जब भी मैं किसी चीज का मूल्यांकन करूंगी, चुनूंगी या निर्णय लूंगी, तो मैं खुद से पूछूंगी, भारत इस स्थिति में क्या करता? और वह मानक मुझे एक बेहतर पेशेवर बनने में मदद करेगा। भारत की महान वापसी, मैंने इसे अपनी आंखों से देखा, और उस अनुभव ने मेरा जीवन बदल दिया। विमान ने उड़ान भरी। खिड़की के बाहर बेंगलुरु धीरे धीरे छोटा होता गया, लेकिन मेरे दिल में भारत और भी बड़ा हो गया। एक छोटा लेकिन महान देश, एक शांत लेकिन शक्तिशाली देश, भारत। अब मैं उस देश के असली मूल्य को जानती थी। इस खबर पर लोगों की प्रतिक्रियाएं, विश्वास का महत्व। ड्रैगन देश की गति अक्सर आश्चर्यचकित करती है, लेकिन इस कहानी ने मुझे फिर से याद दिलाया कि विनिर्माण का सार विश्वास में निहित है। सिर्फ एक पुर्जे की खराबी पूरे उत्पाद की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है। 40 वर्षों में बनाई गई गुणवत्ता की नकल रातों रात नहीं की जा सकती। मुझे गर्व है कि भारतीय इंजीनियरों की कर्म ही पूजा है की भावना डिजिटल युग में भी महत्वपूर्ण बनी हुई है। दिल्ली की घटना और व्यवस्था का संबंध। दिल्ली के कैफे की घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ था,
लेकिन यह दिलचस्प है कि इसने भारत और अन्य देशों के बीच के अंतर को उजागर किया। अनुशासन और शिष्टाचार केवल औपचारिकताएं नहीं हैं, वे समाज की स्थिरता और गुणवत्ता की नींव हैं। कुछ देश शोर में विकास करते हैं, जबकि कुछ शांति में सटीकता पाते हैं। भारत को दूसरे रास्ते पर चलना चाहिए। आपूर्ति श्रृंखला की परस्पर निर्भरता। ड्रैगन देश की निर्भरता कम करने की घोषणा का उल्टा असर होना यह दर्शाता है कि आधुनिक आपूर्ति श्रृंखला कितनी जटिल रूप से जुड़ी हुई है। यह सच है कि कई प्रौद्योगिकियां हैं जो भारत के बिना काम नहीं कर सकती, लेकिन साथ ही हम भी ड्रैगन देश के बाजार के बिना नहीं चल सकते। यह कहानी भारत की प्रशंसा करती है, लेकिन हमें इस परिणाम पर अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा विनम्रता के साथ सीखते रहना चाहिए। बाहरी नजर से भारत का मूल्य। एक विदेशी विश्लेषक के दृष्टिकोण से भारत की तस्वीर हम भारतीयों के लिए भी नई है। हम जिन चीजों को सामान्य मानते हैं, जैसे शांति और सटीकता, वास्तव में वैश्विक स्तर पर दुर्लभ और मूल्यवान है। भारत का अतिथि देवो भव और उसकी तकनीक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यह जानकर गर्व होता है कि सोफिया अंत में भारत क्या करता के बारे में सोचेगी। गुणवत्ता नियंत्रण का सार। 0.8% की दोष दर केवल मशीन के प्रदर्शन का परिणाम नहीं है, बल्कि वहां काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति की उच्च जागरूकता का प्रतिबिंब है। भारत के कार्यस्थलों में एक ऐसी संस्कृति है जहां लोग बिना किसी के कहे चीजों को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। ड्रैगन देश के लिए अल्पावधि में इसकी नकल करना वास्तव में मुश्किल होगा। सार्वजनिक शिष्टाचार और अर्थव्यवस्था का सीधा संबंध। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि व्यवस्था और सार्वजनिक शिष्टाचार सीधे तौर पर आर्थिक उत्पादकता से जुड़े हैं। शांत वातावरण एकाग्रता को बढ़ावा देता है और सटीक संचालन अनावश्यक लागतों को बचाता है। यह विडंबना है कि दिल्ली की एक घटना ने कई लोगों को भारत की वास्तविक ताकत पर ध्यान देने के लिए प्रेरित किया। अहंकार के प्रति चेतावनी। ड्रैगन देश की गतिशीलता निश्चित रूप से अद्भुत है, लेकिन इतिहास गवाह है कि जिस क्षण यह अहंकार में बदल जाती है, पतन शुरू हो जाता है। भारत ने भी अतीत में वही गलतियां की हैं। शायद इसीलिए अब हम सतर्क और सटीक हो गए हैं। एक दूसरे की ताकत को पहचानना और एक दूसरे के पूरक बनना आदर्श है। अदृश्य ज्ञान का महत्व। 10% की दोष दर पैदा करने वाली ड्रैगन कंपनियों की हताशा समझ में आती है। सटीक मशीनरी झूठ नहीं बोलती। आप योजनाओं की नकल कर सकते हैं, लेकिन सामग्री का चयन, गर्मी उपचार का समय और सूक्ष्म समायोजन जैसे अदृश्य ज्ञान की नकल नहीं की जा सकती। यह भारत के विनिर्माण उद्योग की असली ताकत है। इस लेख को पढ़ने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हमारी जिम्मेदारी इस ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाने की है। सोफिया के विश्लेषण के लिए आभार। एक ब्रिटिश विश्लेषक ने भारत को इतनी गहराई से समझा और उसका विश्लेषण किया। इसके लिए धन्यवाद। विशेष रूप से भारत क्या करेगा को निर्णय का मानदंड बनाने का उनका विचार हम भारतीयों के लिए भी प्रेरणादायक है। दुनिया की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए हमें खुद भारत की अच्छाइयों को बनाए रखना और उन्हें और बढ़ाना होगा। यह बहुत उत्साहजनक सामग्री थी। भारत का अनूठा दर्शन। भारत की ताकत केवल इमारतों या आंकड़ों में नहीं है, यह लोगों के दिलों में विनम्रता और काम के प्रति ईमानदारी में निहित है। यह कहानी ड्रैगन देश के साथ तुलना के माध्यम से इसे स्पष्ट रूप से दर्शाती है। हमें इस शोरगुल वाली दुनिया में चुपचाप लेकिन जुनून के साथ वास्तविक चीजें बनाना जारी रखना चाहिए। जय हिंद के नारे को दिल में रखकर हम कल से और भी मेहनत करेंगे।